दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि किस तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ को अपनी तरह से समझते हुए चीज़ों को धीरे धीरे अपने ज्ञान से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। अब जैसे कि जनरली इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो कह सकते हैं कि बहुत इजी रास्ता भी अपनाया जा सकता है कि भाई ठीक है, स्मॉल कैप्स में अच्छा पैसा बनता है, क्यों सरदर्दी लेनी है। डीआईस के हाथों में डाल दो, यानी कि म्यूचुअल फंड्स के हाथों में डाल दो, इन्वेस्टमेंट करो, जब जब डिप मिले तब ज़्यादा पैसा डाल दो और उस तरह से चीज़ें चलती रहेंगी और एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, जो कि एक ड्रीम लेवल का एक रिटर्न है मध्यम वर्गीय के लिए। वैसे बड़े लोग तो पैसा डबल करते हैं, ट्रिपल करते हैं, वो तो उनकी तो बात अलग है, क्योंकि पैसा ही पैसे को बनाता है, तो वो चीज़ें आप लोगों को पता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं चैनल पे, उससे पहले रिक्वेस्ट आप लोगों से, आप लोग भूल जाते हो लाइक ज़रूर करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये 50 लाइक्स का जो ड्रीम है, अभी जो जब से मैंने दोबारा से वीडियो बनाना चालू किया आप लोगों के उस पे, तो जो है उम्मीद करता हूँ 30 to 33 लाइक्स तक आए। उस दिन रिक्वेस्ट किया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और इस फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी जो है हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए आप डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। आज दो बातों पे बात करूंगा। एक तो जनरली कि मार्केट में अभी पिछले लगभग एक सवा साल से आप ये मान सकते हो कि पैसा नहीं बन रहा है। अभी थोड़े दिन पहले जो बुल रन था, जहाँ पे अब बुल रन आता है, उसकी एक ही वजह है, बुल रन केवल और केवल फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा जब मार्केट में लगता है, इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ, तभी ही बुल रन आता है, मार्केट औने पौने दामों पे भागता है। ये बात आपने देखी है। अब और वहीं पे उससे ज़्यादा पैसा भी अगर डीआईस इन्वेस्टमेंट दिखाते रहें, लगाते रहें, जो कि आपने देखा होगा, तो उसके बावजूद भी मार्केट कंसोलिडेट करेगा, सपोर्ट पे आ जाएगा, बट जो है बुल रन नहीं दिखाई पड़ेगा, थोड़ा बहुत ऊपर उठ जाएगा, बट उन्हीं लेवल्स पे चलता रहेगा। ऐसा आपने देख लिया है अभी पिछले 1.5 सालों के आसपास तक में आपको लगभग लगभग दिख ही रहा होगा। तो अब और उसके अब मार्केट में बहुत सारे न्यूज़ होते हैं, बहुत सारे डाटाज आते हैं, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, उस तरह से चीज़ें चलती हैं। अच्छा, दो बातें जो हम करेंगे इसमें, एक तो आप लोग बने रहेंगे, तो पहले तो रिक्वेस्ट है कि एक लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप का, फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है। वहाँ पे लगभग लगभग 500 के आसपास लोग हैं शायद, और इसी पर्पज़ से जुड़े हुए हैं और अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट जगहों से एक अच्छी स्टडीज़ जो भी होती हैं वो शेयर करते रहते हैं, डिस्कशन होता है। और मैं भी अपनी चीज़ों को, जो भी मैं बाइंग वगैरह सेलिंग वगैरह होता है, तो मैं आई यूज़ टू शेयर माई स्क्रीनशॉट्स। तो आप वहाँ पे बने बने रहेंगे तो काफ़ी आपको फ़ायदा मिलने का है, मतलब एजुकेट हो सकते हैं आप, ये बात है। तो अच्छा, दूसरी जो दो बातें हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट में पॉजिटिविटी कैसे आती है, कब आती है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो मेरे लिए मेरे जो सब्सक्राइबर्स क्वेश्चन करते हैं कि सर, जो जनरली बहुत सारे लोगों ने से आपने सुना भी होगा कि अगर इतने सारे शेयर्स, मतलब मेरे पोर्टफोलियो में शेयर्स ज़्यादा हैं, लगभग लगभग आप ये मानो कि लगभग 50 के एयर फेयर में रहते हैं, प्लस माइनस 10 to 20 आप मान लो, मतलब ऐसे ही रहते हैं, लगभग 40, कभी 50, कभी 45, लगभग इसी के एयर में। बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट ना के बराबर होती है, निग्लिजिबल होती है, लेकिन वो मेरे पोर्टफोलियो में रहते हैं। और कुछ कंपनीज में मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत सलीके से, तरीके से और कंटिन्यू होते हुए चलता रहता है, आपने ये भी देखा होगा। मैं दूसरा पोर्टफोलियो वगैरह नहीं ज़्यादा कुछ करता हूँ, इसी पे मेरा मेन फोकस रहता है। तो ये इतनी सारी कंपनीज लेके चलने में लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि सर इतनी कंपनीज लेके चलने से क्या फ़ायदा। उसका रीज़न भी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों, मैं क्या सोचता हूँ और किस तरह से, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन उस पर भी बात करेंगे। तो पहले तो मैं बात कर लूँ कि यहाँ पे आपने देखा निफ्टी में गिरावट है, सेंसेक्स में छोटा मोटा, मतलब फ्लैटनेस की बात है। तो एफआईज का तो पैसा नहीं आया यहाँ, निफ्टी बैंक में हल्की सी पॉजिटिविटी, बाकी सभी जगह सेक्टर वाइज नेगेटिव आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और ये देख सकते हो कि एफआईज ने माल बेचा, और ये बेच ही रहे हैं लगातार, धीरे धीरे करके बेच ही रहे हैं। और आप इनके जो दूसरा डाटा देखेंगे कि भाई नहीं सॉरी ये नहीं, जो आप दूसरा डाटा देखेंगे कि मैंने आपको पहले पिछले वीडियोस में बताया था कि इनके मंथ वाइज में जब जाएंगे आप देखेंगे कि ये सितंबर मंथ का मंथ चल रहा था, उम्मीद थी कि शायद यहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी आए, लेकिन जो ग्लोबल सेंटीमेंट्स हैं, ट्रेड डील्स की बात है, बहुत कुछ है, उथल पुथल चल ही रही है। तो ऐसे अनसर्टेनिटी की स्थिति में चीज़ें आपको अनसर्टेन ही दिखेंगी, जिसमें कहते हैं एफआईज का पैसा नहीं आ रहा है। इस मंथ भी देख सकते हो कि 23 सितंबर आ गई है और ये महीना भी खत्म होने जा रहा है, 17,000 करोड़ की सेलिंग ही है टोटल में, यहाँ पे आप देख सकते हो। और वहीं पे डीआईज जो कि मतलब पैसा डालते हैं, पैरेलली देखा जाए तो जो ये सेल कर रहे हैं उसके आसपास का पैसा डाल ही
रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पे 43,000 करोड़, 43,500 करोड़ का पैसा यहाँ मतलब बाइंग है डीआईज की, जो कि हमारे म्यूचुअल फंड वाले जहाँ पे हम लोग पैसा डालते हैं उनकी है ये बाइंग। उतना पैसा आने के बाद और निकला इनसे कम, फिर भी मार्केट में पॉजिटिविटी नहीं आई। वहीं पे इसका अपोजिट होता कि अगर इतना ही 43,000 करोड़ रुपए अगर इनकी बाइंग आई होती फॉरेन इन्वेस्टर्स की, और इनकी केवल 17,000 करोड़ की सेलिंग होती डीआईज की, जो कि म्यूचुअल फंड वाले हैं, तो मार्केट में मतलब कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी आती है और पैसा मल्टीप्लाई होता है। वो रीज़न है उसके पीछे की कि जब भी फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं मार्केट में, तो वो औने पौने दामों पे भी जो है एक्यूमुलेशन चालू कर देते हैं और मार्केट को एक लेवल पे बूस्ट अप करके पहुंचाते हैं। मतलब वो ड्राइविंग फोर्स है इंडियन मार्केट की। अभी जो डीआईज का पैसा है, जो हमारा पैसा है, वो निगोशिएबल चीज़ों के हिसाब से पैसा लगता है मार्केट में। मतलब कि कोई चीज़ सस्ती हुई, अच्छे शेयर्स हैं, सस्ती हुई तो वहाँ पे उन्होंने बाय किया, थोड़ा ऊपर गया तो वहाँ सेल कर दिया, फिर बाय कर लिया, लाइक दैट इस चीज़ तरह से चलते हैं। ये चीज़ें रहती हैं। और वहीं पे अब मैं जैसे, ये तो आपका सितंबर मंथ का हो गया, उससे पहले की भी जो कहानी है मैंने अभी एक पिछले वीडियो में आपको लोगों को बताई थी। तो एक बात तो तय दिखाई पड़ती है कि भाई जब तक फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा मार्केट में नहीं आएगा, मार्केट इन्हीं लेवल्स के आसपास चलता रहेगा, कंसोलिडेट करता रहेगा, बढ़ेगा नहीं, पैसा बनता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। अभी आपने पिछले 15-18 महीनों से भी लगभग आपने यही स्थिति देख ली। लगभग एक साल से तो आप मार्केट में गिरावट ही एकदम से देखी है। उससे पहले भी जो टॉप बनाया था उसके बाद से आपने यही चीज़ें देखी हैं। अब उसमें एक बहुत बड़ा रोल है ये फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो डाटा है, मैं इसी पे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अभी सितंबर में 17,000 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है, ठीक है। उससे पहले अगस्त में 46,000 करोड़, 47,000 करोड़ के करीब की हुई थी। जुलाई में भी इन्होंने बेचा है। और बीच में आपने देखा होगा, आप चार्ट उठा के देख लेना निफ्टी वगैरह का या सेंसेक्स का, वहाँ पे आपने देखा कि ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जहाँ सॉरी जुलाई तो छोड़ दो, लेकिन मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसमें जहाँ उन्होंने बाइंग की और एक बहुत ही लिमिटेड लेवल पे, मतलब ये बाइंग एंड सेलिंग दोनों को प्लस माइनस करके जो डाटा आता है, मतलब कि उनका पैसा लगा ज़्यादा है कि निकला ज़्यादा है, तो उस रेशियो के हिसाब से बात करी जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हो 2,000 करोड़, 2,2711 करोड़ और 7,000 7,500 करोड़ के आसपास का पैसा लगा। मार्केट को सपोर्ट मिल गया। बॉटम जो एक तरह पैनिक जो था वो खत्म हुआ और 3-4 महीने में जहां उनकी बाइंग आई तो मार्केट को एक सपोर्ट मिल गया। और हमारे जो, मैं अपने पोर्टफोलियो से भी इन चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट करके सोचता हूं कि जो मेरा पोर्टफोलियो का प्रॉफिट्स थे, लगभग 25 लाख के प्रॉफिट्स जो थे, वो गिर के मैंने जो प्रॉफिट्स मेरे बचे थे वो लगभग 9 लाख के आसपास, 8.5 पौने 9 लाख आप मान सकते हो कि आसपास तक के मैंने देख लिए थे। मतलब कहाँ से कहाँ गिरा था वो डिपेंड करता कि, हालांकि कुछ शेयर्स हमारे पास कुछ कौन से हैं, क्या कुछ हैं, वो अलग बात है। मैं अपने एक रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। फिर जब ये बाइंग आई है और इसमें मैंने अपने पोर्टफोलियो को वापस बाउंस बैक होकर 18 लाख के प्रॉफिट्स या 18 लाख के प्रॉफिट्स के आसपास तक वापस देखा। और फिर भी जो फिर सेलिंग आई है तो फिर मैंने अभी करीबन मैं 15-15.5 लाख के आसपास के प्रॉफिट्स के आसपास मतलब चल रहा हूँ, ठीक है। इसमें मेरी खुद के डिसीजंस भी कुछ ऊपर नीचे होते हैं तो वो भी मैटर करते हैं, बट ऑल इन ऑल मार्केट के सिनेरियो किस तरह से बिहेव करता है वो चीज़ें एक जनरल मैंने आपसे बात करी। और जो मेरा एक पर मंथ का इन्वेस्टमेंट का एक रेशियो रहता है वो रहता ही रहता है। इसी के साथ साथ मैं अपनी बात ये करूंगा कि सर अगर आप ये लगभग मैं कहूँगा 16% CAGR के आसपास का रिटर्न मतलब अप्रॉक्सीमेटली दिखाई पड़ता है पोर्टफोलियो पे, जिसमें मैंने जीरो से चालू किया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मेरे लिए उपलब्धि क्यों मैं मानता हूँ, क्यों मैं एक कह सकते हैं म्यूचुअल फंड में, देखो उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत बेस्ट है, दिमाग लगाना नहीं, चीज़ें करनी नहीं, आराम से पैसा जाएगा और एक सही पैसा रिटर्न का परसेंटेज बन के निकल के आता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे मैं बात करूँ कि वहाँ पे मान के चलो कि बोला जाता है कि लगभग 20% 18% तो सर मार्केट स्मॉल कैप वाला जो म्यूचुअल फंड है वो आराम से बना के दे देगा, एक जनरल आउटलुक देखा जाता है या कहा जाता है। आप लोगों ने देखा, मैंने ज़्यादा स्टडी नहीं किया, मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ। वहाँ पे अगर मैं जीरो से चालू होके 16% CAGR के आसपास तक मैं पहुँच रहा हूँ अपनी बहुत सारी गलतियों को डाइल्यूट करते हुए, तो मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है। रीज़न है उसके पीछे कि पर मंथ मुझे अपना इन्वेस्टमेंट करते रहना है, देखते रहना है।
होता ये है म्यूचुअल फंड का एनएवी आपको मार्केट जब वापस ऊपर जाएगा तो एनएवी महंगा मिलेगा। अब उन्होंने बहुत सारी कंपनीज में लगाया होता है, ज़्यादातर जो फंड्स स्मॉल कैप्स के बहुत सारे फंड्स को कंपेयर करोगे तो कॉमन कंपनीज आपको बहुत सारी दिखाई पड़ेंगी, तो वहाँ पे भी डाइवर्सिफिकेशन का कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं मिलता। मैं अपने पोर्टफोलियो में इतने शेयर्स डाल के उसको किस तरह से डाइल्यूट करने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मैं अपनी बात को जो कि आप लोग सुनना चाहते थे और चीज़ें डालना चाहते थे वो मैं अपनी थीम बताता हूं। और इवन हो सकता है जो जिस तरह की अपडेट्स या नॉलेज को मैं अपडेट करूं तो हो सकता है आगे आने वाले समय में चीज़ों को किस तरह सोचूंगा, वो सब चीज़ें शेयर करने के साथ आप लोगों के लिए यहाँ पे हूं। तो अब यहाँ पे तो आपने देखा कि यहाँ पे एक छोटी सी 3-4 महीने का उन्होंने सपोर्ट दिया हल्का सा, और उसी बीच आप यहाँ पे देखेंगे ये डीआई तो लगातार बाय कर रहे हैं। देख सकते हो कि 94,000 करोड़, 60,000 करोड़, 72,000 करोड़, 67,000 करोड़ रुपए ये डीआई ने बाय किया हुआ है, अंबार लगा के रखा मार्केट। लेकिन मार्केट कंसोलिडेट किया, मार्केट बाउंस बैक नहीं किया, वहीं पे जरा सी बाइंग जो है एक मार्केट को सपोर्ट या लेवल दे के चली गई। और वहीं पे जब इनका बस, हाँ एक अच्छी बात ये है कि पहले इतनी सेलिंग में फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो हिस्ट्री बताती है, इतनी सेलिंग में फॉरेन इन्वेस्टर्स की अगर आती थी मार्केट सर्किट्स में जाता था नीचे, और मतलब हिस्ट्री में मैंने एक वीडियो में पीछे बताया भी है। अगर आप मेरे वीडियोस को लगातार लंबे समय से केवल सुनते भी रहो, मैं कह रहा हूँ वीडियो को नहीं भी देखो, आप उसे चला लो और सुन लीजिए, एक बार में नहीं 2 बार में सुन लीजिए, आपको एक आउटलुक थीम जरूर समझ में आएगी, जो कि मैं अपने लिए सोचता हूँ ईमानदारी के साथ वो चीज़ें आप लोगों के साथ में डिलीवर करता हूँ। तो यहाँ पे इतना तो तय है कि हाँ भाई जिस तरह से मैं चल रहा हूँ और अगर मैं इतना % CAGR निकाल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं रास्ता ठीक दिखाई पड़ता है। और जब ये रास्ते में इंप्रूवमेंट करते हुए लंबे समय में चलेंगे तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के कंपैरिजन में, डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के कंपैरिजन में क्या अंतर आएगा, उसमें ये मैं मानता हूँ कि वेल्थ क्रिएटेड स्टॉक्स अगर स्मॉल कैप का आपके कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो में फंस गया, आ गया, मतलब ऐसे तो हम लोग देखो टेक्निकल्स देखते हैं, पैरामीटर्स देखते हैं, फंडामेंटल्स देखते हैं, कंपनी क्या कर रही है, कहाँ उसको क्या मिल रहा है, उसका बैलेंस शीट क्या बोल रही है, क्या किस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, प्रमोटर क्या कर रहे हैं, इस तरह के ऑब्जर्वेशन एक मतलब जब आप लगातार लगे रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत की बात नहीं होती है, तो वो चीज़ें आपके नेचर में आ जाती हैं। और जब इस तरह की चीज़ें रहती हैं तब आप उसमें से हंट करते हैं। हंट करने वाली बात बोली जाएगी, स्मॉल कैप में एक तरह से हंट करने वाली बात है। अच्छा, मेरा पोर्टफोलियो कंप्लीटली स्मॉल कैप में भी नहीं है, उसमें से कुछ कंपनियां लार्ज कैप की भी हो गई हैं, तो एग्जैक्टली निफ्टी स्मॉल कैप 250 को रिप्रेजेंट करेगा वो भी नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा निफ्टी 50 और स्मॉल कैप 250 जो है उसके बीच में कहीं पे मार्केट के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड देता है, जिसमें मैं अभी ये बोलूं कि जो पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का शेयर भी जो बन गया है वो भी अभी टॉप से काफ़ी बॉटम में और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट और अच्छा खासा रिटर्न है, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे है। तब ये पोर्टफोलियो का रिटर्न जो है 16% CAGR में है। अगर चीज़ें बाउंस बैक करेंगी या चलेंगी या ऊपर जाएंगी, या मेरे कोई स्मॉल कैप में जहां मेरा इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक से उनमें कोई मतलब शेयर परफॉर्मेंस बेस्ड निकल के आता है जिसमें मेरा ठीक सा इन्वेस्टमेंट हो, तो ये रास्ता आपको वेल्थ क्रिएशन की तरफ जाता है। म्यूचुअल फंड में मैं ये आपको इनकरेज नहीं कर रहा हूं, जब तक आपको देखो कंपनी को पकड़ना समझना चीज़ें नहीं आ रही हैं तब तक आप डेफिनेटली पार्क करिए पैसे को वहां, लेकिन सीखते रहिए, अपडेट करते रहिए। होता ये है कि वेल्थ जो है, बड़ा पैसा जो एकदम से जो क्रिएट हो सकेगा वो ये है कि आपके पोर्टफोलियो में कोई भी एक स्मॉल कैप जो कि कह सकते हैं लार्ज कैप बनने की दम रखता हो, ऐसा शेयर पोर्टफोलियो में आ गया हो जिसमें आपने ठीक सा पैसा लगा लिया हो और उसे आप कंटिन्यू कर रहे हो। अब 50+ शेयर्स हैं जिसमें बहुत सारे शेयर्स में ऐसा भी है कि 4 से 5 हज़ार रुपये लगे हुए हैं, ऐसे भी बहुत सारे शेयर्स हैं जिनमें लाखों लगे हुए हैं, छोटी कंपनी में भी लाखों लगे हैं। वो मैं अपने पोर्टफोलियो के रिस्क एपेटाइट के हिसाब से चीज़ों को करता हूँ। मैंने उसके बारे में बहुत बार बात की, इसीलिए लंबे लंबे वीडियोज़ होते हैं, बीच में बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिलीवर करता हूँ। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और बोलूँगा यहाँ पे कि जैसे आप एक बात मानेंगे कि सपोज फिशरमैन है और वो फिशिंग करता है, ठीक है, आप एक नॉर्मल हो, आपने कभी फिशिंग नहीं की, तो उसके एक्सपीरियंस में और आपके एक्सपीरियंस डेफिनेटली अंतर आएगा। आप लेकिन वो भी प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। मान के चलो, जब वो उसको मान के चलो 10 साल का फिशिंग का एक्सपीरियंस है और बड़ी मछली पकड़ना चाहता है, तो व्हाट ही विल डू, वो करता क्या है, उसे एक
आइडिया होता है कि भाई इस तरह के वेव्स हैं, यहाँ पे बड़ी मछलियाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, या इस तरह की सिचुएशन है, आपको उनको आइडिया इन कंपेयर टू यू ज़्यादा रहेगा ही रहेगा, इस बात को मानते हो। और एक उस प्रोबेबिलिटी के चलते वो एक जाल फेंकता है, ठीक है। वो जाल फेंकता है तो उसमें क्या है कि कोई गारंटी नहीं होती है कि भाई यहाँ पे उसको बड़ी मछली फंसेगी ही फंसेगी या मिलेगी, लेकिन उसके 10 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे होता ये है कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और जब वो डालता है, क्योंकि वो तो सब कैलकुलेट किया हुआ ना, उसने फंडामेंटल्स कैलकुलेट किए हैं, टेक्निकली कैलकुलेट किया है कि तालाब में या नदी में या समुद्र में मैं अपने जाल को किस लोकेशन और एरिया में डालूं, सो दैट कि कहाँ पे किस तरह की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, एक जो मैं फिशिंग जो इस तरह के फिशेस को मैं चाहता हूँ। और जब वो जाल डालता है उसे उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि हाँ भाई एक बार कोई बड़ी मछली फंस जाए। और जब उस तरह की मछली फंसती है तो वो छोटी छोटी मछलियाँ बहुत सारी आती हैं। तो ये तुक्की वाली बात नहीं होती है, बात ये होती है कि स्मॉल कैप में रिस्क जरूर ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे आप उसके जब माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हो कि भाई ये किस तरह से प्रमोटर सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्यों बेच रहा है, क्या प्लेज कर रहा है, किस तरह से क्या कर रहा है, और उसके स्ट्रगल के साथ साथ आप भी आगे बढ़ते हो, और अकॉर्डिंगली आप उसमें इस तरह के 10 डिसीजंस पे जब आप काम करते हैं, और पर मंथ जो आपका जो एसआईपी मोड में अगर म्यूचुअल फंड में होते तो पैसा डालते, तो वो पर मंथ का पैसा जब आप इन्फ्यूज करते हैं यहाँ पे एवरेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो डाउन जाता है, क्योंकि जैसे अब मेरे पास मान के चलो 50 शेयर्स हैं, तो होता ये है कि मान लो मुझे 40-50 हज़ार रुपये पर मंथ लगाने हैं, तो अब वो जब मैं कमाता हूँ तभी आएंगे भाई, ठीक है। जब मेरे को सैलरी मिली वो आया, अब मैं लगाया तो बोले सर एसआईपी करो, सॉरी उसमें म्यूचुअल फंड में। तो भाई म्यूचुअल फंड में एसआईपी आप एक, ठीक है, एक निश्चित तारीख को जाएगा, ठीक है सर, उसको भी आप मैनिपुलेट कर सकते हो भाई, जिस दिन गया नीचे उस दिन आपने लगा दिया, वो किया, वो थोड़ा बहुत भी कर सकते हो, लेकिन ठीक है। अब यहाँ पे जब पैसा इन्फ्यूज करता हूँ तो फायदा मुझे क्या है, मैं क्यों इतने शेयर्स को लेके कंटिन्यू करता हूँ, उसके पीछे रीजंस जो मैं आज बता रहा हूँ आप लोगों को, उसमें ये है कि भाई मान के चलो 20 शेयर्स हैं मेरे स्मॉल कैप में, और जब मेरे पास पैसा आया, मार्केट कभी ऊपर भी होता है, कभी नीचे भी होता है, कभी कंसोलिडेशन में होता है। अभी देख रहे हो पिछले 15-18 महीने से, ये मैं इसको डाउनफॉल नहीं मानूंगा, ये कंसोलिडेशन का फेज जहां फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार बेच रहे हैं और डीआईस लगातार खरीद रहे हैं। अब आप ये बताइएगा क्या इनको ये जो पैसा आपका लगा रहे हैं डीआईस, ये किस पर्पज से लगा रहे हैं? क्या यहाँ पे फंड मैनेजर्स एक्सपर्ट नहीं है, स्मार्ट नहीं है? पिछले 1-1.5 सालों से, हाँ हो सकता है कुछ खरीद बेच के उन्होंने थोड़ा सा रिटर्न मार्केट के कंपैरिजन में ज़्यादा बना के दे दिया हो, ठीक है, लेकिन जो वेल्थ क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात आती है तो ये भाई 20 दे देंगे, 25 दे देंगे, बहुत हद है, इस तरह का पैसा दे देंगे आपको, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे कंडीशंस के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट होता है। वेयर एज हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन हम उस सेफ्टी को भी लेके चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे आप लोग क्वेरी करते हो व्हाट्सएप वगैरह में भी कि सर जो बड़ी कंपनी इन्वेस्टमेंट है बेवरेजेस वाली, आपको पता है वो शेयर मेरे पास सबसे पुराना है, ठीक है। और हाँ ये बात भी है कि सर वहाँ पे बहुत सेल आउट कर दो, वो पैसा दूसरी कंपनी में लगा दोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, सब कुछ है, लेकिन बात वैसी नहीं होती है। हर इन्वेस्टमेंट आपको अपने पोर्टफोलियो पे पैसा कमाने के लिए ही नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है। जिस तरह से म्यूचुअल फंड में भी देखोगे, वहाँ पे अगर मल्टीपल ऑफ शेयर्स हैं तो हर सेक्टर वाइज, क्या एक ही सेक्टर में सब पैसा लगाया? नहीं। क्या एक ही तरह की कंपनीज में लगाया? नहीं। क्या एक ही मार्केट के तरह की कंपनीज में लगा दिया? नहीं। सेक्टर ज़रूर उनका स्मॉल कैप का है, लेकिन वो स्मॉल कैप भी उनका आपका जो कह सकते हैं मिड कैप है ना, वो उनका स्मॉल कैप होता है प्रैक्टिकली। तो रिटर्न वाइज जो है हो सकता है ऑफ बीट कर सकता है पोर्टफोलियो को म्यूचुअल फंड्स कुछ समय तक, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा परसेंटेज का अंतर नहीं है। लेकिन वेयरएज आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर पोर्टफोलियो में, जैसे मैंने बोला ना कि 50 कंपनीज हैं, उन 50 में से मान के चलो कुछ नंबर ऑफ कंपनीज, मान लो 30 कंपनीज आपके पास स्मॉल कैप की हैं, तो जब मेरे पास मेरा कमाया हुआ मंथली शेयर आया लगाने के लिए, पैसा लगाने के लिए जो मैंने कमाया, वो मान के चलो 50,000 40,000 मुझे लगाना है मंथ में, तो मुझे मेरे पोर्टफोलियो में उन नंबर ऑफ शेयर्स में कोई ना कोई मौका देता रहता है सही वैल्यूएशन पे कि भाई ये देखो, मान के चलो ये टीना रबर है या कोई और है या कोई और कंपनी है XYZ, ठीक है, कि ये मौका दे रही है डिप में। तो अब क्या ये तो मान लो टॉप से 30% करेक्टेड है भाई, स्मॉल कैप्स में दीज थिंग्स आर नॉर्मल, 50-60-70% तक भी करेक्शन होते हैं। उसको फिर, क्योंकि जब आपने लिया है तब भी आपने पढ़ा था, तब मालूम पड़ा फंडामेंटली स्ट्रांग थी, ऑर्डर बुक बढ़िया थी, सब कुछ था। अब मान के चलो वो 30% अपने टॉप से नीचे है, अब उस शेयर के बारे में कोई बात नहीं करेगा। जब आपने लिया
जब वो भाग रही थी, अरे देखो क्या मस्त भाग रही, सब कुछ है, उस समय पे उस शेयर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपके पोर्टफोलियो मालूम पड़ा उसके 10 शेयर हैं, 15 हैं, 20 हैं, 50 हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि भाई चलो मार्केट कैप 1,000 करोड़ का है या 500-800 करोड़ का है मार्केट कैप, तो रिस्क एपेटाइट कितना आपका अलाउ कर रहा है, कहाँ पे क्या वैल्यूएशंस हैं, चार्ट क्या बोल रहा है, टेक्निकल चार्ट, कंपनी में ये गिरावट है तो है क्यों, एक्सटर्नल रीजंस हैं, सेक्टर रीजंस हैं, इंडिविजुअल कंपनी का रीज़न है, फिर डिसीजन कि मेरा उसमें कितना लगा है, उस सेक्टर वाइज मेरा कितना लगा है, और अकॉर्डिंगली वी यूज टू प्लेस जीटीटी जब जब मैं कंपनी को बीच बीच में पढ़ता रहता हूं, और पैसा भी डाल के नहीं रखता हूं। जीटीटी ट्रिगर हुआ ड्यू टू एनी रीजंस, मार्केट गिरावट हो, पूरा मार्केट गिर रहा हो, उस वजह से गिरा हो या कुछ हो, तो कोई ना कोई हिट होता, मेरा ध्यान उस पर्टिकुलर कंपनी में जाता है। और ऐसा नहीं है कि केवल वही, इस मिड कैप में भी और कह सकते हैं लार्ज कैप में भी जो एक आध कंपनी है मेरे पास, एक आध, ठीक है, तो वहां पे भी मेरा ध्यान जाता है, बशर्ते वो पैसा जो है आने वाले समय में लार्ज कैप पैसा ना बनाए, लेकिन दैट विल प्रोवाइड मी सिक्योरिटी इफ दैट शेयर इज टम्बलिंग डाउन और कंसोलिडेशन, गिविंग कंसोलिडेशन ऑन अ पर्टिकुलर बेस लाइन, ठीक है। कभी हो सकता है एक शेयर आपने महंगे पे लिया हो, एक फिर और नीचे गया, वहाँ पे लिया हो, कभी कुछ उस पर जीएसटी ज़्यादा हो गई हो, ड्यू टू दैट वो नीचे आ रहा हो। कंपनी फ्रॉड अगर नहीं कर रही है, मेरी बात एक बात सुनना ध्यान से, अगर कंपनी फ्रॉड नहीं कर रही है, जो कि तुम्हें आपको पढ़ने से आइडिया लग जाएगा, तो बहुत हद तक चांसेस होते हैं आपको वेल्थ क्रिएट करके मिले, बैकअप सपोर्ट मिले, ठीक है। तो आई यूज टू एक्यूमुलेट स्लोली द क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, भाई धीरे 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 एक्यूमुलेट करता हूं कि भाई ठीक है, इसका ये एक रीज़न है जिसकी वजह से ये गिरा, या ये है रीज़न कि आईटी का भी ये सब चल रहा है, वो सब ये सब चल रहा है इसलिए वो नीचे आ रहे हैं, या प्रोमोटर्स का कौन कॉल है कि भाई उन्होंने इस तरह की चीज़ें करने की सोच रहे हैं, तो अभी आने वाले समय में या ये है वो है, हो सकता है उसमें से एक आध दो प्रोमोटर छोटी कंपनी के हैं, भाई उनकी ब्रांड वैल्यू नहीं है तो वो झूठ भी बोलेंगे, ठीक है। हमें उन सब चीज़ों के बीच में अपने कैलकुलेशन के हिसाब से चीज़ों को करना है। तो 50 शेयर्स जो मेरा पोर्टफोलियो जो साइज है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आपके पास 3 लाख का पोर्टफोलियो हो और आप 50 शेयर लेके बैठे हो, मैं अपनी बात कर रहा हूं। पहले तो बहुत थे, फिर भी मैंने कम किए, तो और ये भी मुझे पता है कि आने वाले 10 सालों तक, मैं 12 सालों तक, या जो भी मेरे टाइम पीरियड है लगभग, उसमें मेरा पर मंथ ये जो है इन्वेस्टिंग मेरी कंटिन्यू रहेगी, और इन्हीं 50 शेयर में हो सकता है छोटा मोटा छटनी वटनी, कभी प्रॉफिट बुकिंग छोटा मोटा किया जा सकता है, कभी कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी, वो मैंने बातें पहले करी आपसे। तो वहाँ पे मुझे मेरे 40,000, 50,000, 60,000 जो भी मुझे एक मेरा अमाउंट है, वो मंथ में सही वैल्यूएशंस पे लगाने के लिए ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। ना तो मैं एक्साइटेड होकर पैसा लगाता हूं, और ना वो स्लो पेस मेरा चलता रहता है, तो पोर्टफोलियो का साइज भी बढ़ रहा है, CAGR भी आप देख रहे हो, बहुत सारी गलतियों को भी पोर्टफोलियो डाइल्यूट करके किया। आई एम नॉट अ म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट, और अगर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट के हिसाब से रिटर्न मेरा निकल के आ पा रहा है बहुत सारी गलतियों को डाइल्यूट करके, तो मुझे लगता है कि बात बनेगी। और इसी तरह से अगर किसी जाल में, मतलब जो जाल फेंका है उसमें अगर बड़ी मछली फंसती है, तो वो मतलब है कि आपका एक वेल्थ क्रिएट हो गया, कि स्मॉल कैप आपका लार्ज कैप बन गया। जो कि मैंने बड़े बेवरेजेस वाली कंपनी थी, वो भी मैंने स्मॉल कैप से इन्वेस्टमेंट चालू किया था जब वो स्मॉल कैप थी, और धीरे 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 अब उसमें नंबर ऑफ शेयर्स जो है एक्यूमुलेशन बहुत हो गया। अब उसके चलते, जो कि म्यूचुअल फंड में आपको नहीं मिलेगा, क्या कि भैया मुझे डिविडेंड मिलता है, अब डिविडेंड वाइज भी मेरे पास वो धीरे 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 स्टेक्स बढ़ते चले जा रहे हैं। अब लार्ज कैप होगी, उसकी ब्यूटी इस बात पे है कि अगर शेयर ने परफॉर्मेंस नहीं भी दी और आपके पोर्टफोलियो में स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, कंपनी फ्रॉड नहीं कर रही है, कंपनी हो सकता है थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रही है ड्यू टू इट्स बिजनेस और समथिंग टैक्सेस एंड ऑल, लेकिन वहां पे दैट विल गिव यू कह सकते हैं कि, और ऐसा नहीं है कि जब उसके रिजल्ट सही हैं, सब चीज़ें सही हैं, तो वो आगे बढ़ेगी नहीं। हाँ, स्ट्रगल करके बढ़ेगी, थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल करेगी, लंबा भारी हो गई है, तो वहाँ पे वो दैट विल गिव यू, दैट इज द बैकबोन ऑफ योर पर्टिकुलर पोर्टफोलियो। हाँ, ऑल टाइम हाई पे जाए, चीज़ें जाएं और आपको दूसरी का अपॉर्चुनिटी दिखे, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, बट नॉट नेसेसरी अभी कि भाई हाँ ठीक है अभी नीचे आया यार, दूसरी जगह ज़्यादा पैसा बनेगा तो वहाँ से मैं वो कर दूँ, ये कर दूँ, ये चीज़ें आप इस चीज़ को समझो। इसलिए वो नंबर ऑफ शेयर्स को मैं ज़्यादा लेके चलता हूँ। और आपने इस बात का ध्यान दिया होगा कि पोर्टफोलियो में अभी मैंने कल ही बात करी थी, कल 2 कंपनीज के बारे में बात करी थी, और मैंने आपको कहा भी था, टिप करके मैंने बोला भी था, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं खींचा, कि मैं अगर आपको टिप बोलूँ,
या अगर आप लोग मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो कल ही मैंने बोला था कि आपको एक रिस्की टिप दूं, ऐसे करके मैंने लिखा था कि रिस्की टिप दूं। तो इस कंपनी, बात ये नहीं है कि देखो कल मैंने बोला तो वो आज 20% भागा है वो शेयर, ठीक है, प्रोमोटर्स ने बाय किया वो ठीक है, तो जबकि उसमें कहीं ना कहीं कुछ एक आध दो पैरामीटर ऊपर नीचे हैं, और उन पैरामीटर्स पे आप लोगों ने बात भी करा कि सर इसमें तो ये हुआ, इसका रिजल्ट्स में ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, तो उसको भी एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती है। जब वो एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा ना, जब उसको डीप पढ़ोगे, तो मैंने कल वो कंपनी पढ़ी, 2 कंपनी पढ़ी मैंने अपनी ही पोर्टफोलियो की, जिन पे नज़र बहुत दिनों से नहीं गई हुई थी, एक छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, और उनके जीटीटी मैंने लगा दिए। वो अलग बात है कि कल मैंने बात करी, ऑब्जर्व किया, लगाया जीटीटी, बट वो मेरे जीटीटी से तो काफ़ी ऊपर निकल गई कि भाई वो 20% ऊपर निकल गई, ठीक है। तो ये बात है। अब कुछ तो प्रोमोटर्स को बिलीव होगा, प्लेज क्या है, क्या कुछ है, फिर उसको स्टडी करेंगे, फिर कभी वैल्यूएशंस पे आएगी। और आपने ऐसा भी देखा होगा बहुत सारी कंपनीज को जहां पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग करी, अच्छी कंपनी, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ली हुई, अच्छा इन्वेस्टमेंट और एक हैंडसम रिटर्न बना, तो मैंने उसे बुक कर दिया, मेरे हिसाब से सही था। फिर उसके बाद भी शेयर ऊपर चला गया, तो मैं उसका रिग्रेट नहीं करता, क्योंकि मार्केट का नेम गेम ही रिग्रेट है। तो वहां पे अगेन आई यूज टू कम बैक ऑन दैट पर्टिकुलर कंपनी, क्योंकि चांस हर शेयर देता है और बार बार देता है। हाँ, वैल्यूएशन वाइज हो सकता है कि मैं मतलब उसको दोबारा से जो ट्रैप करने की कोशिश करूं, पकड़ने की कोशिश करूं, तो हो सकता है वो प्राइजेस पे थोड़ा महंगा मिले, क्या कुछ करे, या मुझे बाद में फिर वो मुझे मौका दे कंसल्टेशन, फिर मैं अपना शेयर्स एक्यूमुलेट करूं। ये आपने देखा होगा, ये स्ट्रेटेजी मेरी रहती है, और मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे बाइंग एंड सेलिंग अपनी चीज़ों को डालता रहता हूँ। रिकमेंडेशन किसी भी चीज़ का नहीं है, तो ये चीज़ थी। तो यहाँ पे तो एक बात तो तय है कि भैया जब तक फॉरेन इन्वेस्टर्स का ये ग्रीनरी नहीं आएगी तब तक नहीं है। अब उस सब चीज़ों के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा करूँ, ये देख भी सकते हो, अगर मैंने इसको रिलेट भी करा था, ये चार्ट आप जो देख रहे हो इसके बीच में जो देख सकते हो 13.7% की गिरावट जो देख रहे हो 21 से 22, इस बीच में फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग क्या थी, वो डाटा भी अब आप देखोगे, कैलकुलेट करोगे, रिलेट करोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले ये सब चीज़ें नहीं उतनी होती थी। यहाँ पे जो आप देख सकते हो, ये जो डिप्स होते हैं, अब मार्केट ये फ्लैटिश दिखा रहा है, भाई फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं आ रहा। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत कुछ है। क्या इंडिया में क्या कभी नहीं आएगा, ठीक है। आज मजबूती इस बात पे है कि इतनी बड़ी सेलिंग होने के बावजूद भी डीआईज कम से कम मार्केट को कंसोलिडेशन के सपोर्ट पे लाके खड़े हुए हैं। ये समय है, अगर मान के चलो ये लंबा समय चलता है और आप देखते हो कहीं दूसरी जगह पैसा लगाते तो पैसा मल्टीप्लाई होता है, जब तक इधर उधर भागते रहोगे तो नहीं चलोगे। अगर किसी चीज़ को शिद्दत से करने की आदत बना लोगे ना, कि हाँ भाई ठीक है, मार्केट को पढ़ोगे, समझोगे, कंपनियों को जानोगे, देखोगे, और फिर जब उसमें इन्वॉल्व होगे तो वेल्थ तो क्रिएट होगी, बशर्ते समय दो और उसमें इंजॉय करो आप चीज़ों के साथ में, तब जाके बात बनती है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई। दूसरी तरफ सरकार की भी इस चीज़ को जो है मंशा क्लियर है कि भाई वो इस बात को वो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पिछले कुछ समय से लगातार जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग ज़्यादा है इन कंपेयर टू बाइंग। तो किस तरह से अट्रैक्ट किया जाए इंडियन मार्केट में, या क्या कुछ स्ट्रगल्स हैं, तो उन सब चीज़ों को तो विदेशी निवेशकों के लिए भारत ने बिछाए पलक पावड़े। आरबीआई और सेबी ने नए कदम पर कर रहे बात, और ये देख सकते हो न्यूज़ ये आज ही की है, और यहाँ पे इस तरह का भारतीय रिजर्व बैंक ने बाजारी में, तो इन्होंने मतलब जो है कि जो प्रक्रिया थी 6 महीने की, उसे जो है 30 to 60 डेज में पूरा करने की बात की है यहाँ पे। तो ये सब नियम थोड़े आसान करेंगे, तो जिससे कि क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को मार्केट में तो पोटेंशियल है, लेकिन उनको लगाने के जो नियम हैं, चीज़ें हैं, उसमें ईजीनेस मिलेगी, तो पैसा रिफ्लेक्ट होगा, आएगा, चीज़ें होंगी। और उसी बीच अगर आपका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है, स्लोली बढ़ता है, करते रहते हैं, जब डिप में आती है कंपनी, क्योंकि ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो ऊपर ही ऊपर भागती रही हो, ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, डिपेंड करेगा करेक्शन कितने लेवल, जितनी छोटी कंपनी होगी करेक्शन का लेवल्स भी उतने बड़े बड़े डीप मिलते हैं। तो बार बार आपको एक बार में नहीं होता है, बार बार उस पर्टिकुलर कंपनी में एवरेज आउट क्वांटिटी बढ़ाने का मौका मिलता रहता है, और वो ही आपके लंबे समय में चीज़ें काम करने लगती हैं, ठीक है। अगर वो कंपनी पर्टिकुलर गिर रही, कोई कमी नहीं है, सेक्टर वाइज कुछ स्ट्रगल है या कुछ और है, तो वो समय होता है आपके लिए उन नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ को धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करने का,
ठीक है, तो ये तरह, क्योंकि पैसा उतना ही है, चाहे आप म्यूचुअल फंड में लगाओ चाहे आप यहाँ लगाओ, तो वो ही पैसा डाइल्यूट होगा, लेकिन धीरे धीरे करके डाइल्यूट होता है। आपने ये चीज़ें समझी होंगी। तो ये एक जो है निवेश घटा है, अब सुधार की तैयारी की जा रही। 2025 में निवेश घटा, यहाँ पे देख सकते हो कि 10 अरब डॉलर जो है की निकासी की गई है इक्विटी बॉन्ड बाजार से भारतीय विदेशी निवेशकों ने। तो इन सब चीज़ों पर नज़र है सरकार की कि भाई ये जो है पैसा जो निकला है या नहीं आ रहा है, या जो निकाला गया है तो वो क्या दोबारा लाने की हम कुछ चेष्टा कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बैकअप उसी से मिलेगा। इंडियन पैसा तो लग ही रहा है, इंडियन पैसा तो हम लोग कर ही रहे हैं, और देख सकते हो कि डीआईज कितना ह्यूज अमाउंट लगा रहे हैं, लेकिन मार्केट में बूस्टअप देने के लिए इस तरह की मतलब जो है चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह के बदलाव अगर जब किए जाएंगे और इकोनॉमी बढ़ेगी, चीज़ें बढ़ेंगी, और उसी बीच आपको क्या करना है, आपको उन कंपनीज को समझना है। उसमें से देखो, एक बात ये भी बता दूं कि बहुत सारे ऐसी जगह आएंगे जब आप फिश को पकड़ने के लिए जाल डालते हो तो साथ में पत्थर भी चले आते हैं, ठीक है, लेकिन आपको अपने एक्सपीरियंसेस पे चीज़ों को करना आना चाहिए, रिस्क एपेटाइट को देखते हुए। ठीक है, तो ये एक मैंने आपसे थोड़ा सा शेयर करना था। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दूसरा क्या है कि अब जैसे आपने देखा, कभी भी सिचुएशन एक जैसी नहीं बनी रहती है। कभी हमारे साथ चाइना के साथ क्लैशेस थे, कभी यूएसए के साथ बहुत अच्छा था, रशिया के साथ तो खैर हमेशा ही बढ़िया रहा। तो ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी, और हर एक के साथ अपने हित और अहित जुड़े रहते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया का जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट था, जो जापान के साथ में जो अहमदाबाद मुंबई वाला जो था कॉरिडोर, उसमें डिले इतना बड़ा क्यों हुआ? सरकार की तो मंशा थी भाई बहुत सारी स्पीड से, लेकिन हर चीज़ अपने हाथ में नहीं होती। तो इंडिया अब उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो कह सकते हैं टनल्स बनाने के लिए जो हैवी प्रोक्योरमेंट मशीन्स होती हैं जो करने के लिए, वो सब मशीन्स चाइना से आनी थी एक्सपोर्ट। चाइना के साथ में हमारे रिलेशन नहीं थे, ठीक है, उतने ठीक, तो वहाँ पे उन मशीन्स के जो कह सकते हैं इंडिया के कह सकते हैं यूज़ करने के लिए जो मशीन्स का जो ऑर्डर्स था वो वहाँ से उन्होंने डिले कर दिया, रोक दिया। भाई वो ऐसा नहीं है कि 4 जगह पे मिल रही है आप वहाँ से ले लोगे, भाई ठीक है, रोक दिया तो हमारा वो प्रोजेक्ट रुका हुआ था, अटका हुआ था, लेट हुआ था। अब रिलेशन थोड़े ठीक है, तो आप देख सकते हो इंडियाज बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट टू मूव फॉरवर्ड एज टनल बोरिंग मशीन स्टक इन चाइनीज पोर्ट फाइनली सेल्स टू अराइव ऑन सितंबर 24। अब वो सितंबर 24 तक वो आने को लिए तैयार हो गई कि मतलब ठीक है। अब जब रिलेशन, अब देख सकते हो इंडिया को सपोर्ट किस तरह से चाइना, देखो हर एक के अपने पैरामीटर्स बैठते हैं। आज अगर यूएसए अपने तरह से जो दिखा रहा है, तो चाइना का जो जिस तरह से वेलकम, हालांकि देखो भरोसा करना रशिया के अलावा तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी कंट्री के लिए इंडिया का भरोसा करना, मतलब इंडिया भरोसा करे उस पर, तो थोड़ा मुश्किल दिखाई पड़ता है। लेकिन वर्ल्ड बेसिस पे भी चीज़ों को उसी एंगल से कैलकुलेट करना आना चाहिए कि भाई चाइना का जो वेलकम है टुवार्ड्स इंडिया, कि यहाँ पे जो यहाँ के टैलेंट को लें, यहाँ की चीज़ों को लें, यहाँ पे मतलब जो है किसी तरह से हम मिल के चलें, उससे होगा कि जो स्ट्रेंथ मिलेगी ना चाइना को। $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, अमेरिका $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, इंडिया गोइंग टू बी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ 5 ओनली, ठीक है, जर्मनी को सरपास करेगी। देन जो कंजप्शन है, जो कह सकते हैं आने वाले वर्ल्ड में सबसे पॉपुलस कंट्री है, यंग एज की पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री मतलब इंडिया की है। तो यहाँ जो इस मार्केट को जो है, तो उसके साथ अच्छे रिलेशन बनाने के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है। एंड दैट भाई चाइना को भी क्या है कि नंबर 1 पे पहुंचना, जैसे हमें लग रहा है कि भाई हम जर्मनी को सरपास करके $5 ट्रिलियन इकोनॉमी से ऊपर उठ जाएं, तो उसके लिए हमें अपने एक्सपोर्ट्स और उन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, सब चीज़ों को। अब इंडिया मान के चलो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, टैलेंटेड लोगों को जॉब या सैलरी उस लेवल पे नहीं दे पा रही है, तो तभी तो H1B वीज़ा के थ्रू अमेरिका ने लिया और सिलिकॉन वैली उनकी इस चीज़ पे रन कर रही थी। नाउ डेज अभी जो उन्होंने थोड़ा सा झटका देने की सोची है, कुछ भी और एंगल से सोचा, तो चाइना ने वेलकम किया, पैरेलली यूके ने वेलकम किया, ठीक है, तो वहाँ कोई फीस नहीं। तो अभी ये और ये सब जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो जो है चाइना टुवार्ड्स इंडिया कर रहा है, चाहे वो ये छोटे छोटी हिंट्स होते हैं, तो ठीक है। तो इस तरह से कि भाई हम अगर इंडिया के साथ मिलकर चलेंगे तो हम अमेरिका को बहुत जल्दी, यूएसए को बहुत जल्दी सरपास कर देंगे कि भाई $20 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारी है चाइना की, तो हम $30 ट्रिलियन इकोनॉमी यूएसए को बीट कर सकते हैं। और इसीलिए आपने जाना होगा कि भाई यूएसए चाइना से पंगा ज़्यादा नहीं लेता है। स्टार्टिंग में कोशिश करी, लेकिन सोचा कि भाई बात बनेगी, मुश्किल हो जाएगी। और वहीं पे चाइना अपने आप को और मजबूत करने के लिए बोला कि इंडिया इज़ द नियर बाई फ्यूचर, तो उसको साथ में अगर हम ले लेंगे तो फिर जो है यूएसए
हैंडीकैप हो जाएगा पूरी तरह से। और जो गलती है तो ये ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चीज़ें हैं, इनको आप समझने की कोशिश करें, इससे पूरा चीज़ें क्लियर होती हैं। अब यहाँ देख सकते हो यूके ने तुरंत अपना भी, उन्होंने जैसे के वीज़ा निकाला, जैसे उन्होंने H1B वीज़ा पे फीस लगाई या कुछ किया, तो बोला कि चाइना ने कहा कि आप बोलो कितनी सैलरी चाहिए, क्या टैलेंट जो है वो पूरा आप इधर आ सकता है, एंड वी विल गिव यू द अपॉर्चुनिटीज़। क्योंकि $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ना भाई, हमारे पास है ही 5, तो हम कितना कर पाएंगे, भले ही हमारे पास टैलेंट ज़्यादा है। तो वो सब चीज़ों को भी उन्होंने कहा हमारे देश के लिए काम करो आगे, हमारे यहाँ काम करो आगे, हम देंगे तुम्हें, ठीक है। तो H1B फीस झटके के बीच यूके का मास्टर स्ट्रोक, यूके भी उसने भी अपना फ़ायदा देखा, बोला कि टॉप ग्लोबल टैलेंट के लिए वीज़ा फीस हटाने की तैयारी उसने बोला, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, आइए इन्फोसिस TCS को मिल सकता है फ़ायदा। तो ये क्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो फौज है ना भाई, हमारे यहाँ जो यंग टैलेंट है, हम ही आप जो सब सुन रहे हैं, तो क्यों सुन रहे हैं, क्या ये भूख जो है ना, जो करने की कुछ कर गुजरने की चीज़ें हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हो, आप बेस तहाशा मेहनत करने के लिए तैयार हो, क्योंकि यंग ब्लड है। एवरेज एज जो इंडिया की जा रही है ना, वो आप उस चीज़ को कंसीडर करिए, ठीक है। तो वो जब जाके रिप्रेजेंट करेगा और किसी देश के लिए काम करेगा, मान के चलो हमारे घर में काम नहीं है, हम दूसरी जगह जाके काम कर रहे हैं, और वो टैलेंट जो हम दे रहे हैं यंग एज के साथ साथ, तो वो हर कंट्री चाहती है, जो कि चाहती है कि हाँ भैया मेरे को सपोर्ट मिल जाए। तो इस चीज़ को आप समझिएगा। तो यहाँ पे यूके और जो भी डील्स वगैरह भी, जैसे चाइना के अमेरिका के साथ भी जो ट्रेड डील होने की बात चल रही है या कुछ है, अलग निगोशिएटर है वो, ठीक है चलने दो, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि हमको बहुत हद तक अभी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। केवल स्किल्ड लेबर से काम बन के नहीं चलेगा। देश को आगे बढ़ाने के लिए, कंपनीज को आगे बढ़ाने के लिए, सब चीज़ों के लिए हमें अपने देश के लिए भी काम करना पड़ेगा, जहाँ पे हमें रिसर्च एंड एनालिसिस में जो पैसा लगाना है, एजुकेशन में जो पैसा लगाना है, जो कि इंडिया के पास नहीं है, उसके लिए हमें बहुत अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो देश जिस स्पेस से बढ़ रहा है, जिस स्पीड से बढ़ रहा है, उस हिसाब से मार्केट में पोटेंशियल बहुत नज़र आता है। और मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि इसी तरह का अगर वीडियो आपको थोड़ा सा लगे तो जरूर कमेंट जरूर करिएगा, शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सो दैट कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेटेड हो सकूं और आप लोगों के समक्ष चीज़ें ला सकूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल को ऑफ कर देंगे जिससे आपको डिस्टर्बेंस ना मिले। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।